सभी व्यूअर्स को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। आज जो वीडियो में चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने के लिए है सोशल साइंस बुक है, एनसीईआरटी सिलेबस है और सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसका नाम दिया हुआ है आर पास पार्ट 3। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 8 जो है वो है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म अर्थात ब्रिटिश पीरियड में महिलाओं की जो स्थिति थी, या हम ये कहें कि मुगल एम्पायर में जो महिलाओं की स्थिति में जो गिरावट देखने को आई, उस गिरावट ब्रिटिश शासन के स्टार्टिंग में भी हमको वही स्थिति पाते हैं और भारतीय समाज जो है महिलाओं और जातिगत आधार पे बहुत ही एक चिंतनीय स्थिति में पहुंच जाता है। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो मॉडर्न एजुकेशन का स्प्रेड हुआ, उसके बाद इन स्थितियों में क्या चेंजेज आए वही इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे छोटी छोटी सी बातें हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो देखने जा रहे हैं वो बातें कौन कौन सी हैं, किन किन इश्यूज पर हम इन पे बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो बात करेंगे कि एक पैराग्राफ जो स्टार्टिंग होता है वो पैराग्राफ ये कहता है कि महिलाओं की जो स्थिति है और खास करके उसमें मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहे हैं। तो चूंकि जो हायर क्लास सोसाइटी की जो विमेन है उनको बहुत सारे राइट्स मिले होते हैं, बट विमेन जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनकी स्थिति आजकल कैसी है और उन पॉइंट्स के बेसिस पे हम उनका कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे कि ब्रिटिश पीरियड में क्या रहा। तो यहाँ पर ये चैप्टर बिगिन करता है कि जो मिडिल क्लास की फैमिलीज थी वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो वहां ये कहा जा रहा है कि आजकल तो ये है कि वो स्कूल भी चली जाती हैं। प्रेजेंट टाइम नाउअडेज की बात करें तो वो स्कूल जाने के राइट्स उनको हैं, वो बॉयज के साथ बैठ करके स्टडीज कर सकती हैं। उसके अलावा वो कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर वहां पढ़ाई कर सकती हैं। इसके अलावा उनको जॉब करने की भी फ्रीडम मिली हुई है। तो ये कुछ फैक्टर्स है। इसके अलावा भी दिया हुआ है कि उनको अडल्ट होने से पहले उनकी शादी नहीं की जा रही है, अर्थात अडल्ट एज में उनकी मैरिजेस की जाती हैं, ये भी उनको फ्रीडम मिली हुई है। इसके अलावा वो किसी से भी शादी करने को फ्री हैं। यहाँ पर कास्ट और कम्युनिटी का प्रेशर उन पर उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था, तो वो भी फ्रीडम उनको मिली है। इसके अलावा विडोज जो हैं उनको रीमैरिज की छूट भी मिली हुई है, मींस दे कैन रीमैरी। आज पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह किया जाता है। तो ये बहुत सारे चीजें हम आज के दौर में देख रहे हैं। तो ये पॉइंट्स ही हैं जिन पे हम आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी बातें दी हुई है। वो कौन सी हैं कि आज जो है महिलाएं जो है पुरुषों के बराबर खड़ी हो सकती है, उनको वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, वो इलेक्शंस फाइट कर सकती हैं, ये राइट्स भी उनको अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये आज भी अगर यहाँ पर एक लाइन दी हुई है कि ये राइट्स सबको तो नहीं मिले हुए, आज भी बहुत सारी चीजें, ये पुअर पीपल जो है उनको ऐसा एक्सेस नहीं मिला हुआ है, एजुकेशन उनको नहीं प्राप्त हो पाती है। विमेन जो है उनको हस्बैंड चूज करने का भी उन फैमिलीज में नहीं ऑप्शन है। बट अगर इन्हीं बातों की अगर हम बात करते हैं, अगर हम 200 ईयर्स एगो पहले बात करें, जब ब्रिटिशर्स का शासन यहाँ स्टार्ट होता है तो उस समय हमारी स्थितियां कुछ और ही थी, वो क्वाइट डिफरेंट थी, बहुत ही अलग दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ जो चेंजेस है वो देखिए कि इस एज में जो है लड़कों की या बच्चों की शादी बहुत ही अर्ली एज में की जाती थी, अर्थात चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह की प्रथाएं प्रचलित थी। इसके अलावा ये दोनों ही फैमिलीज में बात थी कि ऐसा नहीं है कि वो एक ही फैमिली में था, एक ही सोसाइटी में था, ये मैन और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटीज में प्रिवेल कर रहा था। इसके अलावा एक और जो चीज देखने को मिलती है दोनों ही सोसाइटीज में, वो थी कि पॉलीगेमी। कौन सी प्रथा चल रही है? पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब आप समझ रहे होंगे। पॉलीगेमी का मतलब होता है कि बहुविवाह, यानी एक से ज्यादा विवाह करना पॉलीगेमी कहलाता है। तो ये जो है इस एज में यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों सोसाइटी में जो है उनको पॉलीगेमी, ये पॉलीगेमी वाली बात हम कर रहे हैं। तो वो एक से अधिक विवाह कर सकते थे, ये फ्रीडम उनको मिली हुई थी। इसके अलावा कुछ पार्ट जो उस समय थे वहां पर ये है कि एक और भी कुछ बैड कस्टम्स है, इविल कस्टम्स प्रिवेल कर रही थी। वो कौन कौन सी थी? तो यहाँ पर एक था कि इंडिया के कुछ, भारत के कुछ हिस्सों में ऐसा था कि अगर पति की डेथ हो जाए, किसी महिला के पति की डेथ हो जाए, तो उसको उसके फ्यूनरल पायर यानी उसकी जो
अर्थी होती थी या जहां पर उसका दाह संस्कार किया जाता था, उसी के साथ उसको जलाया जाने की एक परंपरा थी, जो कि बहुत ही ब्रूटल सिस्टम था, बारबरिक सिस्टम था। और ये जो महिला उसके साथ जल जाती थी उसे सती कहा जाता था। और इस सती शब्द का जो मीनिंग है वो है वर्चुअस वीमेन, वर्चुअस वीमेन अर्थात गुणकारी या संस्कारी महिला। तो ये एक बहुत ही बारबरिक कस्टम उस समय प्रिवेल कर रहा था सोसाइटी में। इसके अलावा विमेन्स को प्रॉपर्टी के राइट्स भी अवेलेबल नहीं थे। अब हमने आज की डेट देखी, अब हम उस समय की बात करें 200 ईयर्स अगो क्या क्या था। तो देखिए पॉलीगेमी प्रचलित थी, चाइल्ड मैरिज हमें दिखाई दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है उन महिलाओं की तारीफ करती जाती, सती प्रथा जैसी व्यवस्था जो चल रही थी उसमें सती होने वाली महिला की पूरा सोसाइटी प्रेज करने में लगा हुआ था। तो ये भी एक इविल थी उस समय। उसके अलावा महिलाओं को प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं दिए जाते थे, अर्थात वो सारी जो प्रॉपर्टी के ऑनर्स हैं वो पुरुषों को ही माना गया था, एक ये भी थी। इसके अलावा और था कि उनको वर्चुअली एजुकेशन नहीं थी, जो आज के टाइम में लड़का और लड़की के लिए एजुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है बॉय गर्ल के लिए, वो उस समय बहुत था कि लड़कियों को एजुकेशन लेने के राइट्स नहीं थे। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो है अगर कोई महिला एजुकेट भी हो गई तो ये कहा जाता था कि वो विडो हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां, ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे थे कि अगर कोई महिला एजुकेशन ले लेगी, एजुकेट हो जाएगी तो वो विडो हो जाएगी। तो देखिए कितनी भयानक सी स्थितियां समाज में है। उसके अलावा जो है ये इसको कहा गया है कि ये जो सती कस्टम था, सती प्रथा जो है वो एक बारबरिक सिस्टम माना गया। ब्रिटिशर्स ने इसको कहा कि ईस्ट में प्रचलित रहने वाला ये बहुत ही बारबरिक सिस्टम है। तो ये बारबरिज्म का उन्होंने एग्जाम्पल दिया इसको। डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वीमेन वर नॉट ओनली द वंस इन सोसाइटी। अब ये जो हम सोसाइटी देख रहे हैं ये केवल मेन और वीमेन जेंडर बेस पे नहीं था, इसके अलावा जो है ये कास्ट के बेसिस पे भी बहुत सारी इविल्स हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही थी। अब इसमें क्या था, तो इसमें जो ब्राह्मण्स हैं या क्षत्रिय हैं वो अपने आप को क्या मानते थे, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय, आपने वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में देखा होगा, सुना होगा। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में हमारे यहाँ पर वर्ग के बेसिस पर 4 प्रकार की जातियां तय की गई थी, वर्णाश्रम व्यवस्था। तो इस वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पे, ये काम पे आधारित था, अर्थात कार्य के आधार पे जातियां बनाई गई थी। और ये कार्य के आधार पर 4 प्रकार की जातियां बनाई, जिसमें ब्राह्मण, इसके अलावा क्षत्रिय, इसके अलावा वैश्य तीसरे नंबर पे, और अंतिम छोर पे शूद्र माने गए थे। तो ये 4 जो जातियों का समूह वर्णाश्रम व्यवस्था में माना गया था, उस व्यवस्था में जो हम 200 इयर्स की बात कर रहे हैं, 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो उस समय इनमें ब्राह्मण जो है अपने आप को अपर कास्ट मानते थे, वो अपर कास्ट का पार्ट है, और क्षत्रिय भी अपने आप को अपर कास्ट का पार्ट मानते थे। अदर सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स ऑफन रेफर टू एज वैश्यास, और जो ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स थे, उनको जो है वैश्य कैटेगरी अर्थात तीसरी वाली जो हम यहाँ देख रहे हैं वर्णाश्रम व्यवस्था, उसमें माना गया था। इसके अलावा पीजेंट्स, आर्टिजन्स, वीवर्स, प्रोटर्स जैसे हैं, इनको जो है शूद्र कैटेगरी में माना गया। ये कौन सी कैटेगरी में है, शूद्र कैटेगरी में है। इसके अलावा जो लोवेस्ट रंग है, सबसे नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कौन है, सिटीज और विलेजेस को साफ करने वाले लोग हैं, जिन्हें अपर कास्ट के लोग क्या कहते थे, पोल्यूटिंग, वो थे। और ये जो है बिल्कुल लो कास्ट स्टेटस का सबसे बड़ा लॉस की बात कर रहे थे। तो ये इनको सबसे नीचे वाले तबके में माना गया, और इनके लिए कहा गया कि ये समाज में पोल्यूट करने वाले लोग हैं, प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा जो है बात ये थे, इनको अनटचेबल की कैटेगरी, ये जो नीचे के रंग पे जो लोग हैं जो बॉटम में माने गए, इनको अनटचेबल भी कहा गया। अनटचेबल का मतलब था कि इनको छूना और इनके द्वारा छुआ जाना, दोनों ही स्थितियां जो है खराब मानी जाती थी, अच्छा नहीं माना जाता था। इसके अलावा इन लोगों के लिए और भी जो विचित्र स्थितियां थी, वो विचित्र स्थितियां क्या है कि इन लोगों को कोई राइट नहीं था कि वो टेम्पल्स में एंटर कर जाएं,
वो उन कुओं से पानी भर लें जहां से जो अपर कास्ट के लोग पानी भरते हैं, या वो उन कुओं से नहा लें जहां पर अपर कास्ट के लोग नहाते हैं, वो इनको अलाउड नहीं था। इनको इंफीरियर माना जाता था। इंफीरियर अर्थात घटिया किस्म के लोगों की श्रेणी में या निम्न स्तर के लोगों की श्रेणी में रखा गया था। ओवर द 19th एंड 20th सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स और परसेप्शंस थे जो धीरे धीरे करके चेंज हुए। तो ये चेंजेस कैसे हुए, वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, तो ये चेंज कैसे कैसे आए, वो सब चीजें देखने की हैं। हम बात कर रहे थे कि वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। तो ये जो हमने बहुत सारी चीजें देखी कि 19th और 20th सेंचुरी से ठीक पहले जो भारत में जो महिलाओं की और सोसाइटी की जो स्टेटस थी, जिसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, उनको लेकर के चेंजेस दिखाई देते हैं। तो ये चेंज की तरफ क्या काम हुआ वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये चेंजेस कैसे देखने को मिले वो चीजें हम यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस चले। लोगों में इस बात को लेकर के आए कि जो हमारे यहाँ सोशल कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं, उनको कैसा होना चाहिए, उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, इनको लेकर के बहुत सारे डिबेट और डिस्कशंस हुए। और फिर हमने देखा कि ये जो कस्टम्स थे, ये ट्रेडिशंस थी, ये प्रैक्टिसेस थी, उनका एक नया कैरेक्टर, एक न्यू कैरेक्टर हमें दिखाई देता है। वन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर दिस, ऐसा क्यों हो रहा था, तो इसके पीछे ये था कि एक तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे नए नए फॉर्म्स आ गए थे, नए नए पैटर्न्स। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इससे ठीक पहले लोगों तक बातें पहुंच नहीं पा रही थी। जो इम्प्रूवमेंट, चेंज और सुधार की, रिफॉर्म की बात थी, वो बहुत सारी मास कम्युनिटीज तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि 19th और 20th सेंचुरी में ये फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, नए फॉर्म्स डिवाइस हो गए और अब ये काम कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार हम देख रहे हैं बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स, पैम्पलेट्स। लीफलेट्स लीव्स पे छोटे लिखे हुए या छोटे छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स वाले पेपर्स या लीव्स पे लिखा हुआ मटेरियल। तो बहुत सारी चीजें हमें प्रिंटेड फॉर्म में दिखाई देने लगी। और प्रिंटेड फॉर्म में दिखाई देने के कारण ये एक और फैक्टर रहा कि ये चीपर भी थी और एक्सेसिबल भी थी। एक बड़ी बुक को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना बहुत ही कॉस्टली भी हो सकता था और बहुत ही रेयर टास्क हो सकता था। लेकिन ऐसे छोटे छोटे लीफलेट्स, मैगजीन्स और पैम्पलेट्स को बहुत सारे लोगों तक भेज देना बहुत इजी था। इसके अलावा therefore ordinary people could read these। अब आम आदमी भी इनको पढ़ सकता था। बुक पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो सकता था, पर एक पैम्पलेट को रीड करना बहुत इजी था। साथ ही वो अपनी बात को राइट भी कर सकता था, वो अपनी बातें एक्सप्रेस कर सकता था, अपने आइडियाज को अपनी खुद की लैंग्वेजेस में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आम आदमी की लैंग्वेज थी, उसी लैंग्वेज में जो रिफॉर्मिस्ट थे या जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने अपनी बातें पहुंचाई। और काइंड्स ऑफ इश्यूज, बहुत जो सभी प्रकार के जो मुद्दे थे, इश्यूज थे, जैसे कि सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है या रिलीजियस हो, अब उन पे डिबेट और डिस्कशन होने लगा। इसको डिबेट डिस्कशन कौन कर रहा है? मेन, मुख्य रूप से तो चूंकि पुरुष प्रधान समाज है तो मेन ही करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो भी पार्टिसिपेट करने लगी। जो बड़े नए नए सिटीज बने, नई शहर बने, उनमें महिलाएं भी उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर चुकी थी। डिस्कशन जो थे वो वाइडर पब्लिक तक, और ये जो बातें हो रही थी ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। और अब इन्होंने धीरे धीरे करके सोशल चेंज के लिए मूवमेंट का फॉर्म लेना स्टार्ट कर दिया। अर्थात ये जो डिबेट्स हो रहे थे, जो एग्जिस्टिंग जो प्रचलित जो प्रथाएं थी, सिस्टम्स थे, कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थी, उनमें जो चेंज लाने की जो बातें हो रही थी, जो डिबेट्स हो रहे थे, डिस्कशंस हो रहे थे, वो ज्यादा पब्लिक तक पहुंचने लगे। और ज्यादा तक पब्लिक तक पहुंचने का बात ये भी था कि अब इसमें लोगों ने जो है उसको एक मूवमेंट का शेप देना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने उसको एडवोकेट करना स्टार्ट किया, सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो ये बड़ी चीजें आई। अब हम जो इन चेंजेस की तरफ काम करने वाले लोग हैं, उनमें मुख्य रूप से किनका योगदान रहा, वो बात हम यहाँ पर की गई है। तो ये जो डिबेट्स थे वो बहुत सारे इंडियन रिफॉर्मर्स ने इनिशिएट किए और रिफॉर्म ग्रुप्स भी थे बहुत सारे, उन्होंने इनिशिएट किए। तो ऐसे ही जो सबसे जो सोशल रिफॉर्म के जो फादर माने जाते हैं भारत में, वो हैं राजा राममोहन राय।
तो राजा राम मोहन राय का जो लाइफ स्पेन था वो ये था 1772 टू 1833। तो इन्होंने जो है एक रिफॉर्म एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था ब्रह्म सभा, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। इसकी उन्होंने कलकत्ता में स्थापना की। राजा राममोहन राय जैसे लोग थे और रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने ये महसूस किया कि अब सोसाइटी में चेंजेस लाने की आवश्यकता हो चुकी है और जो अनजस्ट प्रैक्टिसेज है, जो गलत प्रैक्टिसेज है, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेज हैं, उनको अब खत्म किया जाना चाहिए। दे मस्ट बी डन अवे विद। तो ये राजा राममोहन राय जैसे बहुत सारे लोग जो समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने इन बातों को कहना प्रारंभ किया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो चेंजेज हैं वो लोगों को मना के लाना है कि ओल्ड प्रैक्टिसेस जो हैं उनको वो हटाएं, गिव अप करें और नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। तो लोगों को उसके लिए परसुएट करना पड़ेगा, उनको राजी करना पड़ेगा और राजी करके ही ये काम किया जा सकता है, परसुएट करके किया जा सकता है। राममोहन राय जो हैं वो नॉलेज, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, पश्चिमी शिक्षा पद्धति या पश्चिमी शिक्षा की बात करें, उसको बढ़ावा देने के फेवर में थे। उनका ये मानना था कि वहां पर बहुत सारी बातें हैं जो महिलाओं को ग्रेटर फ्रीडम, ज्यादा फ्रीडम देती है और उनके लिए इक्वलिटी की स्टेटस को भी सपोर्ट करती है। तो वो उन विचारों के समर्थक थे। ही रोट अबाउट फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। उन्होंने कहा कि विमेन जो हैं, इंडिया में जो महिलाएं हैं, उनको डोमेस्टिक जो वर्क है, घरेलू जो काम है, उनके नीचे दबाया हुआ है, उनका बर्डन उन पे बहुत ज्यादा है। साथ ही उनको घर में ही सीमित रखा जाता है, चार दीवारी के अंदर और किचन के अंदर। साथ ही उन्हें बाहर जाने की परमिशंस नहीं मिल पाती और नहीं उनको एजुकेट होने का चांसेस मिलते हैं। तो ये बहुत सारे माइनस पॉइंट थे जिनको लेके राजा राममोहन रॉय ने चेंजेस लाने की बात की। अब यहाँ जो है विडोज की कंडीशन, जो विधवा थी, महिलाओं में जब हम बात करें तो विधवाओं में शिक्षा, विधवाओं की जो बात है उसको रीमैरिज वाली बात थी कि उनकी स्थिति भारतीय सोसाइटी में कैसी रही होगी। तो राममोहन राय ने जो पर्टिकुलरली मूव कर गए वो बहुत प्रभावित हुए इस चीज से, क्योंकि उनकी भाभी के साथ भी सती होने का हुआ तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा इस बात से और उन्होंने जो है उनकी लाइफ को चेंज करने का डिटरमाइन किया, निर्णय किया। He began a campaign against the practice of सती। और उन्होंने क्या किया कि सती प्रथा की सती जो प्रथा थी उसके खिलाफ एक आंदोलन ही छेड़ दिया कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए। राममोहन राय बहुत वेल वर्स्ड इन संस्कृत। सबसे बढ़िया बात यह है कि राजा राममोहन राय बहुत ही लर्नेड व्यक्ति थे और उनको बहुत सारी, लगभग आधा दर्जन लैंग्वेजेज उनको पता थी, जिनमें संस्कृत, पार्शियन एंड बहुत सारी इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेज इंक्लूडेड थी। उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट, जो रिफॉर्म, जो चेंज वो सोसाइटी में लाना चाहते थे उसके लिए उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट, जो भारतीय जो ओल्ड टेक्स्ट थे, एंशिएंट टेक्स्ट थे, उनके एग्जाम्पल्स देके उन्होंने बताया कि भैया विडो बर्निंग कहीं पर भी भारतीय समाज में स्वीकार्य नहीं थी। अगर हम पुराने टेक्स्ट की बात करें, पुरानी किताबों की भी बात करें, तो वहां पर कहीं पर भी विडो, महिलाओं को जलाने की बात नहीं की गई है। उनको कभी भी पवित्र नहीं माना गया है एंशिएंट टेक्स्ट में। तो उन्होंने 100 उदाहरण जो है इन चीजों को प्रस्तुत किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो लोगों को ये बात समझ में भी आई। बाय अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि राजा राममोहन राय का जो एफर्ट था, प्रयास था, उसको सपोर्ट ब्रिटिश ऑफिशियल से भी मिला। उन्होंने भी जो इंडियन ट्रेडिशंस थी, बहुत सारी इंडियन ट्रेडिशन और कस्टम्स, उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। उन्होंने ये भी किया कि वो राजा राममोहन राय की बात को सुनने को तैयार थे, क्योंकि उनको भी लगता था कि बहुत सारी प्रैक्टिसेज ऐसी थी जो चेंज होनी चाहिए। और रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट यही रहा कि 1829 में जो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया और उस पर बैन लगा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी सोशल रिफॉर्म्स के मैटर में। तो सती को बैन कर दिया गया 1829 में। इसके द्वारा एफर्ट्स किसके थे? राजा राममोहन रॉय के, और जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उस समय, द देन गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने इसको बैन कर दिया। तो बहुत बड़ा चेंज यहाँ दिखाई देता है।
राममोहन राय की जो स्ट्रेटजी थी जिसके बारे में हम बात कर चुके कि उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाने की बात करी थी वो उदाहरण पुराने एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को उठा करके वहां से एग्जांपल्स लेते हुए समझाया कि ऐसी बातें पहले नहीं थी। तो वो उस टेक्निक को जो है, इस स्ट्रेटजी को बहुत सारे जो बाद के जो रिफॉर्मर्स है उन्होंने भी अडॉप्ट किया। Whenever they wish to change a practice that seemed harmful, they try to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. तो जो चेंज, जिस इविल कस्टम के अगेंस्ट वो चेंज लाना चाह रहे थे, उस कस्टम से रिलेटेड एंशिएंट टेक्स्ट में जो भी लिखा हुआ था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने वाला बिंदु वो लोगों के सामने लेकर आने लगे और उस बात को लोगों को समझाने लगे कि ये चीजें हमारे एंशिएंट टाइम में प्रिवेल नहीं करती थी। तो ये एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी रही। यहाँ पर एक आपके बुक में एक जो है रिचुअल और या हम कहें कस्टम का दिया हुआ है, जो है कि हुक स्विंगिंग फेस्टिवल। एक फेस्टिवल आयोजित होता था जो कि बहुत ही पिक्यूलियर टाइप, एक अजीब सा था और जिसमें लोग जो हैं बहुत ही गलत तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। इसमें क्या होता था, डिवोटी जो थे, जो भी वो थे, वो अपनी स्किन में हुक लगा करके एक व्हील के से लटकते थे, हैंगिंग करते थे और ये फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता था इन द अर्ली 19th सेंचुरी। लेकिन ये बहुत ही पिक्यूलियर टाइप का था, बहुत ही बारबेरियन टाइप का था, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इसको क्रिटिसाइज किया और धीरे धीरे करके उन्होंने इसको भी टारगेट में लिया, अंडर अपने टारगेट लेकर के इसको भी खत्म करने की बात उन्होंने की। राममोहन राय ने जो है बहुत सारे पैम्फलेट्स अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए। सम ऑफ दीज वर रिटन एज ए डायलॉग, और सबसे बढ़िया बात थी कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे या पैम्फलेट्स थे वो डायलॉग के रूप में लिखे हुए थे। डायलॉग कैसे कि डायलॉग में उन्होंने दो कैरेक्टर लिए, एक कैरेक्टर जो उसके फेवर में, जिस कस्टम की वो बात कर रहे थे उसके फेवर में था और दूसरा उसके अगेंस्ट में, और इस तरीके से कहा। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सती प्रथा का जो पैम्फलेट था उनका किस टाइप का था। तो जो एडवोकेट ऑफ सती है, सती कस्टम को जो सपोर्ट करता है, वो व्यक्ति क्या कहता है, वो कहता है विमेन आर बाय नेचर ऑफ इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग, कि महिलाएं जो है बाय नेचर ही उनकी सोच कम होती है, निम्न स्तर की होती है। विदाउट रिजोल्यूशन, उनमें कोई दृढ़ निर्णय लेने की क्षमताएं नहीं होती। अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साथ ही उनमें से बहुत सारी जो है ऑन द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड, जो अपने पति की मृत्यु पर बिकम डिजायरस ऑफ अकम्पनिंग देम, जो जिनकी इच्छा भी रहती है कि वो अपने पति के साथ सती हो जाएं, बट टू रिमूव एवरी चांस ऑफ देयर ट्राइंग, लेकिन उनके किसी भी संभावना को कि वो कहीं मन में तो है, वो चाहती तो है पर डर के मारे कहीं भाग नहीं जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्लेजिंग फायर जो है उससे डर के वो भाग न जाए, इसलिए हम उनको पहले बांध देते हैं और बांध करके फिर जो है उस ढेर पे या चिता पे उनको लेटा देते हैं। तो ये एडवोकेट ऑफ सती जो है था व्यक्ति, कैरेक्टर है, वो कहता है। अब जो अपोनेंट ऑफ सती है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि when did you ever afford them a fair of opportunity of exhibiting their natural capacity। वो कहता है कि भाई साहब, आपने महिलाओं को अपनी कैपेसिटीज को दिखाने का अवसर तो दिया ही नहीं, उनको एजुकेशन दी ही नहीं, उनकी क्षमताओं का परीक्षण आपने किया ही नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनमें निर्णय की क्षमता नहीं है, वो विश्वास लायक नहीं है, उनमें जो है उनका जो नेचर है वो इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ जो है वो घटिया किस्म की होती है, निम्न स्तर की होती है, ये आप कैसे कह सकते हैं। वो आगे कहते हैं हाउ देन यू कैन अक्यूज, तो कैसे कर सकते हैं आप उन पे अक्यूज, उन पे आरोप कैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि नॉलेज और विजडम आप उनको एक बार देके देखिए, और अगर उसके बाद भी वो नहीं समझ पाए तो आप उन पे आरोप जो लगा रहे हैं वो फिर लगा सकते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन आपने उनको अवसर ही नहीं दिया अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करने का और फिर आरोप लगा रहे, तो वो ठीक है नहीं है। तो आपने ये देखा कि ये जो मेथड था राजा राममोहन रॉय का, वो पैम्पलेट्स इस तरीके के डिबेट्स को लिख करके लोगों तक पहुंचाते थे, तो लोगों का जो रीजनिंग पावर था, सोचने की जो कैपेसिटी थी, लॉजिकल रीजनिंग, वो आगे बढ़ी और उन लोगों ने भी इन कस्टम्स, जो बैड कस्टम्स थी, इविल कस्टम्स थी, इनके अगेंस्ट में सोचना स्टार्ट किया और इनमें जो रिफॉर्मर्स थे उनका सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ऐसे आगे एक और बात की जा रही है, वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज के फील्ड में बहुत बड़ा काम किया और भारत में महिलाओं के पुनर्विवाह को, जो विधवा महिलाएं थी, विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, उन्होंने भी एंशिएंट टेक्स्ट में से ये उठाया कि विडोज रीमैरिज कर सकती थी। भारत का जो प्राचीन संस्कृत साहित्य है वो कहीं पर भी विडो रीमैरिज को अपोज नहीं करता, उसका विरोध नहीं करता। ये बात ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लोगों को समझाई। उन्होंने ये भी सुझाव दिया, उन्होंने जो सजेशंस दिए उनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक्सेप्ट किया और फाइनली 1856 1857 की क्रांति से एक साल पहले विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया गया और विडोज के रीमैरिज को परमिशन मिल गई। Those who were against the remarriage of widows opposed Vidyasagar and even boycotted him. अब जो लोग चूंकि विडो रीमैरिज के फेवर में नहीं थे, उन्होंने विद्यासागर जी का भी विरोध किया और साथ में जो है उनको बॉयकॉट भी किया। तो ऐसी घटनाएं भी हुई कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनको सभी लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाया, फिर भी इन लोगों के प्रयास चलते रहे। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1851 से लेकर के और 1900 तक का जो पीरियड है, इसको हम सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी कह सकते हैं। तो इसमें मूवमेंट जो विडो रीमैरिज के फेवर में बहुत आगे बढ़ा कंट्री में, और ये नॉर्थ कंट्री में ही नहीं रहा, नॉर्थ में तो विद्यासागर जी ने ये एक्ट पास कराया, बट तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, वहां पर वीरसलिंगम कोंटोलू ने भी एक एसोसिएशन विडो रीमैरिज के फेवर में बनाई। तो देखिए ये नॉर्थ इंडिया की बात हो गई, ये साउथ इंडिया की बात हो गई। उसके बाद उसी समय लगभग जो है बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे, इंटेलेक्चुअल थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जिन्होंने भी विडो रीमैरिज के लिए काम किया। अगर नॉर्थ की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने है एक आर्य समाज नामक एक सोशल जो एसोसिएशन की स्थापना की, जिन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। तो ये देश के अलग अलग भागों में, भारत के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए बहुत सारे काम किए। नंबर ऑफ विडोज में एक्चुअली रिमेन्ड लो, लेकिन अब यहाँ बात ये भी है कि विडो रीमैरिज का एक्ट भी आ गया, विडो रीमैरिजेज होने भी लगी, तो क्या उनको समाज में उतना ही रेस्पेक्ट, उतनी ही वैल्यू मिल रही थी? तो ऐसा नहीं था कि उनकी स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं बन पाई। जिन्होंने मैरिज कर ली उनको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, और जो कंजर्वेटिव ग्रुप था, जो परंपरागत या रूढ़िवादी जो समूह था, उस रूढ़िवादी समूह ने नए कानून का विरोध भी किया। दयानंद सरस्वती की जो हम बात कर रहे थे, उन्होंने 1857 में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के लिए, हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स के लिए काम किया। अब बात कर रहे हैं कि गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। तो हमने बात करी कि महिलाओं के स्टेटस में चेंज आने लगा, उन विडो रीमैरिज की बात होने लगी। अब गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के क्या काम किया गया उस समय पे वो देखते हैं। Many of the reformers felt that education for girls was necessary. तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे रिफॉर्मर्स का ये मानना था कि महिलाओं की कंडीशन अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उनको एजुकेट करना होगा, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इसी काम जो है, यही काम कैलकाटा में विद्यासागर जी ने कहा, और बॉम्बे में बहुत सारे जो है, कैलकाटा में विद्यासागर जी ने स्कूल खोला, बॉम्बे में जो है और जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने स्कूल सेटअप किए। जो पहला जो स्कूल मिड 19th सेंचुरी में खोला गया गर्ल्स के लिए, ये बात भी यहाँ दी गई है। मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, लेकिन ये जो स्कूल खुल रहे थे गर्ल्स के, तो बहुत सारे लोगों में डर था। अब अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए कि डर किस बात को लेकर के था, क्यों वो गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के डरे हुए थे, तो उसके आंसर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। उनको ये लगता था, दे फियर दैट स्कूल्स वुड टेक अवे गर्ल्स फ्रॉम होम, कि वो लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगे, उनको जो है घर का काम करने से रोकेंगे। भाई नेचुरली वो स्कूल जाएगी, वो एजुकेट हो जाएगी, तो घर का काम नहीं करेगी जैसा वो कर रही हैं, तो डोमेस्टिक ड्यूटीज नहीं कर पाएंगी। उसके आगे उनका ये भी था कि उनको पब्लिक प्लेसेस में भी जाना पड़ेगा, अगर स्कूल जाएंगे तो उनको बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस से होकर गुजरना पड़ेगा जो उनके लिए सेफ नहीं है। इसके अलावा उनका एक डर ये भी था कि जो
वो दूर दराज तक चल करके जाएंगे, स्कूल तक पहुंचने का होगा, तो इसके उन पे करप्टिंग इन्फ्लुएंसेज होंगे। कोई भी उनको बिगाइल कर सकता है, उनको भ्रमित करके उनका दुरुपयोग कर सकता है। इनके अलावा उनका यह भी था कि पब्लिक स्पेसेस में जाएंगे तो थ्रू आउट करप्टिंग इन्फ्लुएंस होगा और दे फेल्ट कि गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक। उनका ये मानना था, उस समय की सोसाइटी में ये विश्वास भी था कि महिलाओं और लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस से दूर रहना चाहिए सेफ्टी के पर्पज से। तो ये बात भी उनको वहां पर ऐसा कुछ लगता था। इसके अलावा इसी कड़ी में जो सुधार हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे 19th सेंचुरी में, तो उनमें जो इन सब फियर्स को लेकर के, चूंकि इतना हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था, तो जो बहुत सारे एजुकेटेड वुमेन हैं 19th सेंचुरी में, उनको उनके जो लिबरल फादर्स थे, उनके पिता जो हैं वो काफी लिबरल रहे होंगे सोच में, या उनके हस्बैंड जो लिबरल रहे होंगे, उन्होंने उनको घरों में ही शिक्षा प्रदान की, घरों में ही पढ़ाया। कभी कभी तो महिलाएं खुद को खुद ही पढ़ाती थी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि राज सुंदरी देवी है, वो उन्होंने बहुत ही सीक्रेटली जो है पढ़ना लिखना सीखा। जो रात में जो मोमबत्ती जला करके कैंडल की जो लाइट थी, उस कैंडल लाइट में उन्होंने साइलेंटली और सीक्रेटली जो सीखा पढ़ना लिखना। यह एक फैक्ट दिया हुआ है आपके यहाँ पर कि जब गर्ल्स जो है पहला स्कूल 19th सेंचुरी में ओपन हुआ, तो उस समय ये माना गया था कि जो गर्ल्स के लिए जो करिकुलम होगा, पाठ्यक्रम होगा, वो लड़कों के पाठ्यक्रम से थोड़ा सा कम होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और जो हिंदू महिला विद्यालय जो था पहला फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो गर्ल्स स्कूल को कर रहा था, वो पहला एक ऐसा स्कूल था जिसने लड़कों के सिलेबस के इक्वल जो है वो गर्ल्स का करिकुलम, पाठ्यक्रम, सिलेबस भी तैयार किया। तो वो एक पहला स्कूल था द हिंदू महाविद्यालय, महिला विद्यालय सॉरी। इसके बाद जो 19th सेंचुरी का जो सेकंड पार्ट है, मीन्स 1851 के बाद वाला पीरियड, वहां पर जो गर्ल्स के आर्य समाज ने भी पंजाब में बहुत सारे स्कूल्स ओपन करे जो इनकी एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे। और इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो है ज्योतिराव फूले के द्वारा बहुत सारे गर्ल्स स्कूल ओपन किए गए, सेटअप किए गए। ये हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, तो ऐसे ही मुस्लिम जो सोसाइटी थी उसमें क्या हो रहा था, तो जो अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड थे नॉर्थ इंडिया के, जो राज परिवारों से जुड़े हुए थे, शाही परिवारों से जुड़े हुए थे, वहां पर महिलाओं ने जो है अरेबिक में कुरान पढ़ना लिखना सीखा। दे वर टॉट बाय वीमेन, उनको घर ही आकर पढ़ाया जाता था, और वो भी महिलाओं के द्वारा। सम रिफॉर्मर सच एज मुमताज अली, ऐसे ही मुस्लिम सोसाइटी में एक रिफॉर्मर हुए मुमताज अली, उन्होंने जो कुरान की जो वर्सेज हैं, कुरान की जो लाइन्स थी, उनको जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है आर्ग्यू देते हुए इंटरप्रेट किया। अगर फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स की बात करें जो कि 19th सेंचुरी में लिखा गया, वो अमंग्स थिंग्स अदर थिंग्स है, दे वर मीन टू एनकरेज। तो जो भी नॉवेल वगैरह उस समय उर्दू और मुस्लिम लैंग्वेजेस में लिखे गए, वो महिलाओं की रिलीजन और डोमेस्टिक मैनेजमेंट के लिए लिखा था, कि वो इस तरीके से लिखे गए थे कि वो रिलीजन को भी समझ पाए और साथ में उनका घर का मैनेजमेंट वो किस प्रकार से बेहतर कर सकती हैं, इन्हीं से रिलेटेड जनरली किताबें उनके लिए लिखी गई थी। आगे जब हम इस चैप्टर में बढ़ते हैं, तो वहां पर यह है कि महिलाओं ने महिलाओं के लिए क्या प्रयास किया। विमेन राइट अबाउट विमेन, बहुत सारी महिलाओं ने जो है महिलाओं के रिफॉर्म के लिए बातें की। वो क्या क्या बातें की, तो अर्ली 20th सेंचुरी में मुस्लिम विमेन, जैसे कि बेगम ऑफ भोपाल की जो बेगमें थी, उन्होंने बहुत ही नोटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है महिला शिक्षा के लिए प्ले किया। दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। और जो भोपाल की जो बेगम थी या बेगमें थी, उन्होंने अलीगढ़ में एक प्राइमरी स्कूल भी लड़कियों के लिए ओपन करा या किया। एक और जो महिला थी बेगम रुकैया सख्तावत हुसैन, उन्होंने भी जो है लड़कियों के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल ओपन करवाया। और ये एक बहुत ही निडर जो है महिला थी, जिन्होंने कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी आइडियाज थे, ट्रेडिशनल जो आइडियाज थे, उनके अगेंस्ट में उन्होंने बात करी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं किसी भी फेथ के, किसी भी रिलीजन के, वो महिलाओं को निम्न स्थिति में रखना चाहते हैं, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये बहुत ही निडर महिला रही, निडर आलोचक रही, जिसने जो है महिलाओं की
स्थिति को लेकर के जो पुरुष प्रधान समाज में अलग अलग सभी धर्मों में, उनका मानना था सभी धर्मों के जो धर्माधिकारी हैं वो उनको निम्न स्थिति में रखना चाहते हैं। बाय द 1880s आते आते जो है महिलाएं जो अब यूनिवर्सिटीज, स्कूल एजुकेशन तो उनको मिलने ही लगी, बाकी वो ऊपर की शिक्षा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए भी उन पहुंची। उनमें से जो है बहुत सारी डॉक्टर्स भी बनी, कुछ टीचर्स बनी, और ये जो महिलाएं थी वो लिखना पढ़ना भी शुरू किया उन्होंने अपनी बुक्स लिखना स्टार्ट किया, अभी बहुत सारी चीजें की। तो महिलाओं की स्थिति को लेकर के महिलाओं द्वारा भी सुधार के प्रयास बहुत सारे किए गए। ऐसी महिलाएं जो थी, जो महिलाओं के लिए लिख रही थी, उनमें से एक नाम आता है ताराबाई शिंदे का। किसका नाम आता है जी? ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे का क्या रोल रहता है वो देखिए। तो ये जो है पूना में पली बढ़ी और यहीं पे उन्होंने घर में रह करके शिक्षा प्राप्त की, और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। बुक का नाम क्या है? स्त्री पुरुष तुलना। इंग्लिश में बात करें तो कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मेन। और इसमें जो उन्होंने सोशल डिफरेंसेस जो क्रिएट हुए थे, सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे थे, कि महिला और पुरुष में अंतर जो दिखाने के प्रयास किए गए थे, उसको क्रिटिसाइज किया, उसको आलोचना की। ऐसी एक और महिला है पंडिता रमाबाई, महान बहुत बड़ी विद्वान थी और संस्कृत की, और उन्होंने भी कहा कि हिंदुइज्म में जो है महिलाओं के खिलाफ बहुत ही दमनात्मक चीजें लिखी हुई है, उनको नीचे निम्न स्तर पर रखने का प्रयास किया गया है। और उन्होंने अपर कास्ट, जो उच्च वर्ण थे या उच्च जातियां थी, वहां पर जो महिलाओं की स्थिति की जो कंडीशन थी, दयनीय कंडीशन, उनका ये मानना था बहुत ही मिजरेबल कंडीशन थी उनकी, उसका वर्णन इन्होंने किया और विरोध भी किया। उन्होंने एक विडोज होम पूना में ओपन किया या एस्टेब्लिश किया, विडोज होम पूना में। और जो विडोज थी, जिनका उनके हस्बैंड के रिश्तेदार, रिलेटिव जो है बहुत ही गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, उनके लिए उन्होंने एक विडो होम एट पूना ओपन किया। यहाँ पर महिलाओं को ट्रेन किया जाता था और कुछ न कुछ स्किल डेवलपमेंट का काम उनके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि वो अपने आर्थिक रूप से सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। अब ये कहने की आवश्यकता तो नहीं है कि ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्सी, ये सब इतनी सारी चीजें हो रही थी, तो जो ऑर्थोडॉक्सिकल सोसाइटी थी या जो सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्सिकल लोग थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, जो बदलना नहीं चाहते थे, जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू करना चाहते थे, वो चेतावनी वो जाग चुके थे। फॉर इंस्टांस जैसे बहुत सारे हिंदू नेशनलिस्ट थे, उनको लगा कि हिंदू जो महिलाएं हैं वो अब पश्चिमी के तरीकों को सीख रही हैं और वो करेक्ट हो जाएंगी, हिंदू कल्चर को करेक्ट कर देंगी, और जो फैमिली के वैल्यूज हैं, परिवारों के जो मूल्य हैं, उनको खत्म कर देंगी। तो ऑर्थोडॉक्स परिवार और मुस्लिम परिवारों में भी यही चिंता हो रही थी कि ये जो हो रहा है, ये उनके सारे चेंजेस को, जो सोसाइटी को, उनके रिलीजन को, उनके कल्चर को इम्पैक्ट करेगा। इन सब बातों को जब हम देख रहे हैं तो आगे की तरफ ये बताया गया है, एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर हम 19th सेंचुरी के एंड तक चीजों को समझने की कोशिश करें तो महिलाएं जो हैं खुद ही अब एक्टिव हो चुकी थी वो रिफॉर्म्स लाने के लिए। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारे मैगजीन्स उन्होंने एडिट किए। तो हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने बुक्स लिखना स्टार्ट किया, मैगजीन्स को एडिट करना शुरू किया। उसके अलावा वो है, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर जो है महिलाओं के लिए खोला, और साथ ही उन्होंने विमेंस एसोसिएशंस भी बनाए, और ये एसोसिएशन जो है बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस में ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए थे। अर्ली 20th सेंचुरी से जो है उन्होंने प्रेशर, पॉलिटिकल, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स भी बना दिए, जो अब गवर्नमेंट पे ऐसे लॉज और रेगुलेशंस, कानून बनाने के लिए दबाव डालने लग गए थे जो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए। तो इन्होंने यहाँ पर जो पहला काम करा वो विमेन सफरेज का, फीमेल सफरेज की बात करी कि भैया महिलाओं को भी वोट डालने का राइट दिया जाना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा काम यहाँ दिखाई देता है। और साथ ही उन्होंने इस बात की भी डिमांड की कि महिलाओं के लिए जो है पहले बेटर हेल्थ केयर सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो ऐसे कानून, ऐसे लॉज बनाए जाए, तो ऐसे डिमांड्स जो है उन्होंने गवर्नमेंट से करना स्टार्ट किया। इनमें से बहुत सारी जो महिलाएं थी, उन्होंने वो नेशनलिस्ट जो एक्टिविटीज थी, सोशलिस्ट एक्टिविटीज थी, मूवमेंट्स थे, वो भी उनमें भी पार्टिसिपेट करना 1920s के बाद स्टार्ट कर दिया।
इसके अलावा 20th सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि जो थे, इन्होंने जो महिलाओं को इक्विलिटी और ज्यादा फ्रीडम देने के जो पॉइंट्स थे उन पे भी जोर देना स्टार्ट किया, या हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने भी उनको एडवोकेट करना स्टार्ट किया, सपोर्ट करना स्टार्ट किया। नेशनल लीडर्स ने ये प्रॉमिस किया कि भारत की आजादी के बाद जो है महिलाओं को पूर्ण मताधिकार अर्थात पुरुषों के समान उनको भी मताधिकार का या वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन अभी उनको जो है भारत की आजादी में जो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल चल रहे हैं उसमें उन्हें सपोर्ट देना चाहिए। तो ये भी एक बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब एक और बिंदु था चाइल्ड मैरिज, जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि उस समय चाइल्ड मैरिज का कस्टम भी इंडिया में चल रहा था और चाइल्ड मैरिज के लिए कोई सीमाएं नहीं थी, यानी बच्चा माँ के पेट में है तब भी उसकी सगाई कर दी जाती है, उसकी शादी तय कर दी जाती थी कि किससे शादी होनी है। बच्चा जब माँ के गोद में रह रहा है, छोटा सा है, इन्फेंट है, तब भी उनकी शादियां हो रही थी। तो एज का कोई बैरियर ही नहीं था, चाइल्ड मैरिज इस क्रिटिकल सिचुएशन में थी। तो इसके लिए जो कानून बने वो क्या थे? विद द ग्रोथ ऑफ विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड राइटिंग्स ऑन दीज इश्यूज, महिलाओं के जो ऑर्गेनाइजेशंस बने उन्होंने इन इश्यूज पे काम करना स्टार्ट किया, तो फिर एक मोमेंटम बनने लगा, एक गति इसको प्राप्त हुई सुधारों की, और लोगों ने जो है बहुत सारे जो चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करने वाले कस्टम्स है उनका भी विरोध करना स्टार्ट किया। There were a number of Indian legislators in the Central Legislative Assembly. ये उस समय की संसद हुआ करती थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहां बहुत सारे ऐसे भारतीय लेजिस्लेटर्स थे, भारतीय सदस्य थे जो नए कानून बनाना चाह रहे थे कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में नए कानून आने चाहिए और इनको बैन किया जाना चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया। कौन सा एक्ट पास किया गया? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया। और ये एक्ट क्या कर रहा है? ये एक्ट जो है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट कब पास हुआ? 1929 में ये पास हुआ। और इसमें जो है कोई ज्यादा बिटर डिबेट्स और स्ट्रगल्स नहीं हुए, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई। लोगों ने बहुत ये उस पार्लियामेंट में या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत इजीली पास हो गया। और ये कानून, इससे पहले वाले जितने भी कानून बनाए गए, चाहे हम उसको सती प्रथा वाला कहें, चाहे विडो रीमैरिज वाला कहें, उनमें बहुत जोर आया कानून बनाने में, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। इस कानून के तहत क्या तय हुआ जी? इस कानून के तहत ये तय हुआ कि महिलाओं के लिए, यानी लड़कियों की जो शादी की उम्र थी वो 18 तय हुई, महिलाओं के लिए तो 16 है, और लड़कों के लिए जो शादी की एज डिसाइड हुई वो 18 तय कर दी गई। बाद में तो ये जो है ये और चेंज हुई, और अभी प्रेजेंट टाइम में लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए शादी की विवाह की जो उम्र है वो 21 ईयर्स है, और गर्ल्स के लिए ये 18 ईयर्स है। लेकिन उस समय 1929 में ये गर्ल्स के लिए 16 और बॉयज के लिए 18 रखी गई। अब ये तो थी विमेन जो है उनकी भारतीय सोसाइटी में जो स्टेटस है उन पे हमने बात करी। अब हम बात जो कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? कास्ट सिस्टम का। और कास्ट सिस्टम को लेकर के क्या क्या चीजें भारतीय सोसाइटी में चल रही थी, समाज में चल रही थी। तो हम वर्णाश्रम व्यवस्था की बात कर चुके हैं कि एंशिएंट इंडिया में वर्णाश्रम व्यवस्था थी जो वर्क पे बेसिस डिविजन्स थे, लेकिन बाद में ये बर्थ पे बेसिस हो गई, जन्म पे आधारित हो गई, और बहुत सारी कास्ट जो हैं क्रिएट हो गई। और कास्ट क्रिएट हुई वो इश्यू नहीं था, कास्ट इनइक्वालिटीज क्रिएट हो गई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब जो रिफॉर्मर्स थे 19th, 18th, 19th सेंचुरीज में, उन्होंने इस कास्ट की इनइक्वालिटीज को अपोज करना स्टार्ट किया। और इनमें राजा राममोहन राय भी पहले व्यक्ति थे, और उन्होंने कहा, उन्होंने पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बुद्ध की किताबें को या बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें थी, बुक्स थी, उनको उठा करके बताया कि भैया वहां बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी जो है इस कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया था। इसके अलावा ऐसे एक और सोसाइटी दिखती है प्रार्थना समाज, उन्होंने भी जो है
कहा कि भक्ति जो आंदोलन है या भक्ति में कहीं पर भी किसी भी कास्ट को सपोर्ट नहीं किया गया, और वहां स्पिरिचुअल इक्वलिटी की बात की गई है कि सारी कास्ट जो है भक्ति में इक्वल होती है, उनका कोई अलग से मामला नहीं होता। इसी तरीके से बॉम्बे में एक परमहंस मंडल है, वो जो कि जिसकी स्थापना 1840 में हुई, वो भी जो है कास्ट के एबोलिशन, कास्ट सिस्टम को हटाने के फेवर में बात कर रहे थे। इनमें बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो थे, मेंबर्स जो थे, वो अपर कास्ट के थे। अच्छी बात यह थी कि अपर कास्ट के लोग ही चाह रहे थे कि ये कास्ट सिस्टम हटना चाहिए। इस तरह की जो डिबेट्स और ये डिस्कशंस होते थे, जनरली ये सीक्रेट मीटिंग्स में होते थे, क्योंकि जो कास्ट के जो टैबूज थे ये उनको हटाना चाहते थे फूड और टच को लेकर के, कि वो उसके घर खाना नहीं खा सकता, वो उसका ये नहीं कर सकता, वो उसको छू नहीं सकता या उससे छुआ नहीं सकता। ये जो बहुत सारे कास्ट के टैबूज थे वो इनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, प्रेजुडाइसेस का, ये खत्म होने चाहिए थे सोसाइटी से, तो वो उसको फेवर कर रहे थे। अब यहाँ पर कुछ और भी बातें थी जो कास्ट के सोशल ऑर्डर को लेके, जिसमें इनजस्टिसेस थे जो गलत तरीके से पेश की गई थी। वो क्या थी कि 19th सेंचुरी में जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कूल ओपन किए जो कि ट्राइबल्स के लिए थे। और ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं तो ट्राइबल्स में लोकल कास्ट के जो लोग हैं वो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो स्कूल ओपन किए मिशनरीज ने, वो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए करे, और लोअर कास्ट के जो बच्चे थे उनके लिए उन्होंने स्कूल ओपन किए। ये जो बच्चे थे जब ये पढ़ के वहां से निकले तो इनमें बहुत सारी चेंजेस आ चुके थे, और ये चेंजिंग वर्ल्ड शिप के बारे में जान चुके थे, दुनिया के बारे में और कास्ट सिस्टम के बारे में ज्यादा बेहतर जान पाए। उसी समय जो पुअर गरीब लोग थे, एक और घटना हुई। तो देखिए कैसे चेंजेज हुआ है, कास्ट सिस्टम का जो रिजिडिटी थी उसको अपोज करने के लिए लोग कैसे तैयार हो रहे हैं। तो पहला तो ये हुआ कि बहुत सारे जो अपर कास्ट के लोगों की थे, जैसे हमने परमहंस मंडल देखा, हमने जो है राजा राम मोहन रॉय के प्रयास देखे, प्रार्थना समाज के प्रयास देखे, उसी तरीके से उन्होंने तो प्रयास किया ही, उसके साथ साथ एक चेंज क्या हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरी जो आए उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले ट्राइबल ग्रुप्स और लोअर कास्ट के बच्चों के लिए। तो इन्होंने भी कास्ट सिस्टम की जो सैकल्स था उनको लूज किया, अर्थात जाति प्रथा के जो जटिलताएं थी उनमें कुछ रिलैक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज और हो रही है उस समय, वो क्या हो रही है कि जो गरीब लोगों के बच्चे थे वो गांव छोड़ करके जॉब्स की सर्च में शहरों की तरफ जाने लगे। शहरों की तरफ जाने लगे तो क्योंकि शहरों में बहुत सारा काम था फैक्ट्रीज में, और वहां बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज में भी जॉब उनके लिए अवेलेबल थी। तो इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं 6 चैप्टर में। जो इसका 6 चैप्टर है उसमें यह दिया गया था इनके डिटेल में। तो ड्रेन्स खोदनी हो, रोड्स बनानी हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी हो, सिटीज को क्लीन करना हो, ऐसे बहुत सारे टाइप के जॉब जो है सिटीज में थे। तो उन जॉब्स की सर्च में ये लोग गांव छोड़ के सिटीज में आ गए। तो वहां पर बहुत सारे पुलिस, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिक लेयर्स, सीवेज क्लीनर, स्वीपर, पालकी बियरर, पालकी होते हैं ना, वो पहले जो पैसे वाले लोगों को बैठा करके पालकी में ले जाया जाता था, तो पालकी उठाने वाले लोग, रिक्शा पुलर, तो ये बहुत सारा वैरायटी ऑफ जो जॉब थी वो सिटीज में अवेलेबल थी। तो जब ये चीजें हो रही थी तो ये जॉब कहाँ से आने लगे, लेबर उनके लिए कहाँ से आएगी, तो ये गाँव से और स्मॉल टाउन से उठ करके आने लगे, और इनमें से ज्यादातर लो कास्ट के लोग थे। और जब ये सिटी में आए तो इन्होंने यहाँ पर जो है लेबर की डिमांड बहुत देखी। और ये इसके अलावा एक और चीज हुई कि इनको प्लांटेशंस में भी लेबर की डिमांड बहुत थी। आसाम और मॉरिशस, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, इंडोनेशिया, इन देशों में भी जो लेबर की बहुत डिमांड थी प्लांटेशंस के लिए। तो वो लेबर कहाँ से मिले, तो ये लेबर इनको यहाँ से मिल रही थी, गाँवों से, लोअर कास्ट के लोग। जब ये लोग नई लोकेशंस में काम कर रहे थे जो कि बहुत हार्ड थी, लेकिन चूंकि ये गरीब थे तो गाँव में इनकी कंडीशन वैसी ही थी, तो इनको वहां से दूसरे जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, जो मौके मिल रहे थे इनको, वो गाँव में भी इनके लिए अपमान की जनक स्थितियां थी। खाने को, पेट भरने को इनके पास खाना नहीं था, पैसा नहीं था। तो ऐसी स्थितियों से निकल करके इन लोगों ने ये जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट थी उस वैक्यूम को फिल किया। यहाँ पर इस बुक में एक ऐसा ही पिक्चर दिया गया है, एक शिप का फोटो दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, और इस शिप का नाम था जॉन एलन, जो बहुत सारे इंडियन लेबरर्स को जो है मॉरिशस में लेके जा रहा है। और वहाँ बहुत सारे टाइप्स के हार्ड बहुत ही कठिन परिश्रम लेबर वाले जॉब्स हैं, और इनमें से जो ज्यादातर लेबरर्स थे वो लो कास्ट के ही थे।
नीची जातियों की थी। इसके अलावा कुछ और भी स्थितियां जो इंडिया की उस समय की यहाँ पर आपके बुक में दी गई हैं, वो है कि शूज कौन बनाएगा। तो शूज को लेकर के भी स्थितियां हैं कि लेदर वर्कर जो थे उनको वैसे तो जो है बहुत ही कंटेम्प्ट से देखा जाता था, उनको घृणास्पद स्थिति में या हेटर्ड से देखा जाता था, क्योंकि वो डेड एनिमल्स की स्किन के साथ काम करते थे। तो लोग उन्हें डर्टी और पॉल्यूटिंग मान के चलते थे। भारतीय समाज में उनको क्या माना जाता था? डर्टी और पॉल्यूटिंग। तो ये एक स्थिति यहाँ की थी। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया तो सोल्जर्स के लिए बहुत सारे शूज की डिमांड क्रिएट हुई, आर्मी के लिए शूज की डिमांड क्रिएट हुई। तो यहाँ पर जो कास्ट प्रेजुडाइज था लेबर के अगेंस्ट, उसका ये जो था कि वो ट्रेडिशनल जो वर्कर्स थे वही काम कर रहे थे, और शू मेकर जो थे उनसे जो आर्मी को सप्लाई देना चाहते थे। तो उन्होंने हाई प्राइसेस पे और अच्छे प्रॉफिट्स के लिए जो है बहुत सारे शूज बनाने का काम स्टार्ट करवाया। यहाँ पर एक चीज और भी दी हुई, एक पर्टिकुलर कास्ट की बात की गई है, मेडिकास, जो कि एक अनटचेबल कास्ट मानी जाती थी। आंध्र प्रदेश, जो प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश है वहां की, और इसके जो लोग थे, इस कास्ट के लोग थे, वो हाइट्स को क्लीन करने में, उनकी ट्रेनिंग करने में और उनकी सैंडल्स शू स्विमिंग करने, सिलाई करने में बहुत ही एक्सपर्ट थे। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन आपके यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा जो ये लोग थे उनके लिए आर्मी में और भी जॉब थे, जैसे कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, जैसे महार कास्ट के जो लोग थे उनको जो है अनटचेबल माना जाता था भारतीय समाज में, उनको भी जो है महार रेजिमेंट एक गठित की गई और उसमें उनके लिए जॉब क्रिएट किए गए। जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फादर यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो भी दलित मूवमेंट के जो हिस्सा बने और वो भी एक आर्मी स्कूल से ही पढ़े लिखे थे। तो कहने का मतलब ये है कि इन जॉब्स के सर्च में ये लोग जब बाहर निकले तो इनको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज मिली और इनकी स्थितियां जो थी, इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात की गई है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1829 में अनटचेबल्स को जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में अलाउ नहीं किया जाता था, ऐसी भी स्थितियां थी। इनमें से बहुत सारे जो है प्रेस्ड हार्ड फॉर दैट राइट वर अलाउड। जब उन पे बहुत ज्यादा स्कूल्स पे, गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ा तो फिर इनको अलाउ किया गया। लेकिन अलाउ करने में भी स्थिति, कंडीशन ये रही कि ये केवल क्लासरूम के बाहर वरांडा में बैठ करके ही पढ़ सकते थे, सुन सकते थे क्लासेस को, लेसन्स को, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि अगर ये क्लासरूम में जाएंगे अपर कास्ट के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ, तो ये उस क्लासरूम को पॉल्यूट कर देंगे, उन लड़कों को पॉल्यूट कर देंगे। तो ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे समाज की उस समय की दिखाई दे रही है। एक और कास्ट का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये गुजरात की कास्ट है, डुग्लास क्लास, जो अपर कास्ट के लैंड ओनर्स के लिए काम करती थी, खेतीबाड़ी का, खेत जोतने का काम करती थी, और लैंडलॉर्ड के हाउस पे जो वैरायटी ऑफ जॉब्स थे वो भी ये किया करते थे। डिमांड फॉर इक्वलिटी और जस्टिस, तो ये आपने ऊपर जो सारी सिचुएशंस देखी वो बड़ी ही क्रिटिकल है, और यहाँ एक सोशल हायरार्की आपको बहुत ही जटिल स्थिति में दिखाई दे रही है, बहुत रिजिडिटी के साथ। तो उसमें जो है, उसमें इक्वलिटी, अब डिमांड उठी कि ये इक्वल होना चाहिए, समाज के सभी लोग इक्वल हैं, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और उनको जस्टिस मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे करके 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में लोग जो हैं नॉन ब्राह्मण कास्ट के, उन्होंने बहुत सारे जो मूवमेंट्स को स्टार्ट किया जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, जातिगत भेदभावों के अगेंस्ट में बात करें। उनके अलावा उन्होंने सोशल इक्वलिटी और जस्टिस की बात करना भी स्टार्ट किया। ऐसा ही एक मूवमेंट था सतनामी मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है जी? सतनामी मूवमेंट, जो सेंट्रल इंडिया में चला, और ये किसने चलाया? घासीदास। इसके इनिशिएटर कौन है? घासीदास, जिन्होंने लेदर वर्कर्स के साथ जो है रह करके काम किया उनकी सोशल स्टेटस को सुधारने के लिए। तो घासीदास है, सतनामी मूवमेंट है, और सेंट्रल इंडिया में चल रहा है, और ये लेदर वर्कर्स हैं, और इन्हीं के बीच रह करके घासीदास जी ने जो है इनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। इसी तरीके से ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर जो हैं, जो कि मटवा सेक्ट के थे, उन्होंने वो चंडाल जो कल्टीवेटर्स थे, चंडाल जाति के जो कल्टीवेटर्स थे, उनके साथ वो काम करते थे, और उन्होंने भी जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी हुई किताबें थी, उनका विरोध किया, और उन्होंने जो कि कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रही थी उसका उन्होंने स्ट्रिक्टली प्रोटेस्ट किया।
इसके अलावा जो बात हो रही है वो कौन सी हो रही है, प्रेजेंट टाइम जो केरला है वहां पर गुरु के नाम से एजावा कास्ट के श्री नारायण गुरु जो थे उन्होंने भी जो है लोगों को यूनाइट करने के लिए प्रयास किया और उन्होंने ये कहा कि लोगों को अनइक्वल तरीके से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, वो उसके खिलाफ बात कर रहे थे। और जो कास्ट डिफरेंसेस है वो फॉलो नहीं होने चाहिए। इनके अनुसार मानव जाति है वो एक ही जाति की है, उनकी एक ही जाति है, वो अलग अलग जातियों के नहीं हो सकते। उनका एक फेमस स्टेटमेंट भी है, औरु जाति औरु मातम औरु देवम मनुष्य मनु। तो वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, उनका मानना था कि लोगों की एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है और उनका भगवान, संपूर्ण मानव जाति का भगवान भी एक ही है। ऑल दी सेक्स, ये जो सारे सेक्स हम पढ़ रहे थे जो ये थे, ये सारे नॉन ब्राह्मण कास्ट थे, ये सब नॉन ब्राह्मण ग्रुप से बात कर रहे थे और उन्हीं के बीच में रहकर ये लोग काम करते थे। इन्होंने सोसाइटी की उन हैबिट्स को और प्रैक्टिसेस को चेंज करने की बात की जो कि डोमिनेंट जो कास्ट थी, अपर कास्ट जो थी, उनके खिलाफ जो बात कर रही थी। साथ ही इन्होंने जो है सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट क्लासेस, जो कास्ट थी, सबऑर्डिनेट कास्ट थी, निम्न जातियां थी जिनमें आत्मसम्मान की भावना नहीं थी, इन लोगों ने उनमें सेल्फ एस्टीम को अवेक करने का काम भी किया। गुलामगिरी एक किताब का नाम है जिसमें मेंशन की गई है। तो हम ज्योतिराव फुले की बात कर चुके हैं। वो उन्होंने लो कास्ट के लोगों के बीच में रह करके एक आवाज उठाई। इनका जन्म जो है 1827 में हुआ था, 1827 में इनका जन्म हो रहा है। और ये जन्म कहाँ पर हो रहा है, इनका जो है ये पढ़े लिखे कहाँ के, क्रिश्चियन मिशनरीज में पढ़े हुए हैं और महाराष्ट्र में चीजों को डील कर रहे हैं। इन्होंने जो है अपने आइडियाज डेवलप किए। जो कास्ट सोसाइटी में जो इनजस्टिसेस चल रहे थे, जातिगत जो समाज में अन्याय की जो बातें हो रही थी, इनइक्वालिटी की जो बातें हो रही थी, उनके खिलाफ इन्होंने बातें करी। He set out to attack the Brahmins claim। इन्होंने ये भी जो ब्राह्मणों का दावा था कि वो बाकी लोगों से सुपीरियर हैं, उस पर भी इन्होंने अटैक किया, क्योंकि इनका ये मानना था कि ब्राह्मण जो है वो आर्यंस हैं और आर्यंस यहाँ के लोकल निवासी नहीं हैं। अब फूले का मानना था कि आर्यंस जो हैं वो फॉरेनर्स हैं, वो बाहर से आए हुए लोग हैं सब कॉन्टिनेंट में, और वो बाहर से आकर के उन्होंने यहाँ के जो नेटिव इनहेबिटेंट्स थे उनको हरा दिया और उनको हरा करके उनको सब्जुगेट किया, उन पे अधिकार कर लिया और उनकी जमीनें छीन करके उनके खिलाफ डोमिनेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आर्यंस ने अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर दिया, लोकल पॉपुलेशन को डिफीट किया और उनको बाद में लो कास्ट के लोग कहना भी स्टार्ट कर दिया। फूले का ये भी मानना था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको इस भारत की धरती पे और सत्ता पे राज करने का कोई अधिकार नहीं है। तो वास्तव में तो उनका ये कहना था कि जमीन जो है वो यहाँ के लोगों की है और यहाँ के वो लोग कौन से हैं जिनको इन ब्राह्मण्स ने जो है लो कास्ट का डिक्लेयर कर रखा है। तो ये सारी बातें ज्योतिराव फूले कर रहे थे। फूले ने यह भी दावा किया कि जो आर्यन रूल था गोल्डन एज का, कि जो पीजन स्टिल द लैंड एंड रूल द मराठा कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज। तो फूले ये कहते हैं कि आर्य जो रूल था, जो कि गोल्डन एज जिसमें एग्जिस्ट हुआ, वॉरियर पीजन जो योद्धा किसान थे, उन्होंने खेती को जोता और मराठा कंट्री साइड में जस्ट और फेयर किया। इस बात को भी जो है उन्होंने दावा किया। उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि जो शूद्र जाति के लोग हैं, शूद्राज हैं, लेबरिंग कास्ट, और अति शूद्राज हैं, अनटचेबल्स, उनको इकट्ठा होना चाहिए इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। इसके अलावा उन्होंने जो ग्रुप या संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन स्थापित किया, उसका नाम था सत्य शोधक समाज। तो ये ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित किया गया था और इन्होंने कास्ट इक्विलिटी की बात की। 1873 में फूले ने एक किताब लिखी जिसका नाम था, एक बुक उन्होंने लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। और गुलामगिरी का जो मीनिंग है वो है स्लेवरी। इंग्लिश में बात करें तो स्लेवरी, हिंदी में तो गुलामी होती है। उसके some 10 years before this the American Civil War had been fought। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिका का सिविल वॉर लड़ा गया था टू एंड द स्लेवरी इन अमेरिका। और इसके पीछे जो पर्पस था
अमेरिकन सिविल वॉर के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अमेरिका में जो स्लेवरी को खत्म किया जाना चाहिए। फुले डेडिकेटेड इस बुक टू ऑल दोज अमेरिकन, और फुले ने अपनी ये बुक जो है उन सभी अमेरिकन को डेडिकेट की जो कि स्लेव्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो इस तरीके से भारत की जाति प्रथा, लोअर कास्ट और अमेरिका का जो ब्लैक और स्लेव्स की जो ब्लैक स्लेव्स की जो बात थी, इनके बीच में कहीं ना कहीं ये बुक जो है कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करती है। अनटचेबल्स जो है, एक नोट यहाँ पर आपके दिया हुआ है बुक में जो कहता है कि अनटचेबल्स को जो है कहीं पर भी एंट्री नहीं थी, उनको मंदिरों में प्रवेश करने की एंट्री नहीं थी। तो मंदिरों में उनको प्रवेश कराने के आंदोलन भी इसी समय हमें दिखाई देते हैं। फुले एक्सटेंडेड इस क्रिटिसिज्म, फुले जो आलोचना कर रहे थे इस जाति व्यवस्था की, उनका वो इससे आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि किसी भी फॉर्म में इनइक्वलिटी सोसाइटी में नहीं रहनी चाहिए। He was concerned about the plight of the upper caste women। वो साथ में ये भी बात कर रहे थे कि केवल लोअर कास्ट और अपर कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, अपर कास्ट में भी मेन और वीमेन, महिला और पुरुष के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। मिजरीज ऑफ द लेबरर, श्रमिकों की जो समस्याएं थी, ह्यूमिलिएशन ऑफ द लो कास्ट, जो निम्न जाति के लोग हैं उनका अपमान, उनकी दरिद्र स्थिति, इन सब का उन्होंने विरोध किया। उनका जो ये मूवमेंट था कास्ट रिफॉर्म का वो कंटिन्यू रहा 20th सेंचुरी में, और बहुत सारे दलित लीडर्स जो थे उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। इनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम है जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया, और EV रामास्वामी नाइकर जो है उन्होंने साउथ इंडिया में इसको कंटिन्यू किया। Who could enter temples? तो अभी हम बात कर रहे थे कि मंदिरों में प्रवेश किसका, कौन प्रवेश कर सकता है, टेम्पल्स में किसको प्रवेश था, तो इस पे भी बातें हो रही थी। अंबेडकर जो है एक महार फैमिली में उनका बर्थ जन्म हुआ था जो हम कह चुके हैं, और उन्होंने आर्मी स्कूल में एजुकेशन ली थी। तो महार फैमिली में इनका जन्म हुआ, और जब वो बच्चे थे बचपन में उन्होंने बहुत सारे कास्ट प्रेजुडाइसेस को फील किया, एक्सपीरियंस किया। वो उनके घटना भी है कि जब वो स्कूल में थे तो उनको जो है क्लासरूम के बाहर जो है ग्राउंड पे बैठने को बाउंड किया जाता था, और साथ ही वो जो जहां से अपर कास्ट के बच्चे पानी पीते थे उन नलों से पानी पीने को इन्हें नहीं दिया जाता था। स्कूल पूरी होने के बाद इन्होंने फेलोशिप मिली और ये US चले गए हायर स्टडीज के लिए, और जब ये वापस इंडिया में आए 1919 में, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है अपर कास्ट पावर उस समय की सोसाइटी में जो चल रही थी उसके अगेंस्ट में इन्होंने लिखा। 1927 में अंबेडकर ने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी स्टार्ट किया कि मंदिरों में जो निम्न जाति के लो कास्ट के लोग हैं उनको प्रवेश दिलाने का एक आंदोलन स्टार्ट किया महार जाति के लोगों को। तो बहुत सारे जो महार कास्ट के लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण प्रीस्ट, अब जब इन्होंने ये वाला मूवमेंट स्टार्ट किया तो बहुत सारे जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे वो विरोधी हुए, उन्होंने जो है इसका विरोध किया दलित को, और जो है व्हेन द दलित चूज, क्योंकि दलित ने जब टेंपल के जो टैंक था, तालाब था, वहां से पानी भरना स्टार्ट किया तो उन लोगों ने इस पे नाराजगी जताई। तो ये चीजें भी दिखाई दे रही है। अंबेडकर जो है इन्होंने बहुत सारे टेंपल एंट्री के जो मूवमेंट था वो 1927 से लेकर 1935 तक चलाया, और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव जो था, उनका एम जो था, उद्देश्य जो था वो ये था कि कास्ट की जो प्रेजुडाइसेस हैं सोसाइटी के अंदर उनको खत्म किया जाना चाहिए। आगे अगर जब हम इस चैप्टर में बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो अगला टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, कि ब्राह्मण के अलावा, ब्राह्मण जाति के लोगों के अलावा जो मूवमेंट चले वो कौन कौन से मूवमेंट है। तो अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट दिखाई हमें देने लगे हैं। द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज, अब जो यहाँ पर मूवमेंट जो चलाए जा रहे हैं वो ऐसे लोगों के द्वारा, देखिए 19th सेंचुरी तक हम देख रहे थे कि अपर कास्ट के लोग ही मूवमेंट चला रहे थे, बट अब 20th सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि ये जो मूवमेंट्स हैं सोशल रिफॉर्म के, एंटी कास्ट के, वो अब नॉन ब्राह्मण कास्ट लोग चला रहे हैं। उनको अब एजुकेशन, अब ये क्यों एक्टिवेट हो गए, ये कैसे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन इनका इंक्रीज हुआ, तो उसके पीछे है कि एक तो इनको एजुकेशन अब प्राप्त होने लगी थी, ये एजुकेट होने लगे थे, और जब एजुकेशन इनके पास आई तो इन चीजों को समझने लगी, साथ ही इनके पास पैसा भी आया, अच्छी इनकम सोर्सेज हुए, इन्फ्लुएंस, इनके पास पावर भी आई। अब इन्होंने ऐसे मूवमेंट्स को स्टार्ट करना शुरू किया।
दे आर्ग्यूड, इन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया, इन्होंने कहा कि ब्राह्मण्स वर हेयर्स ऑफ आर्यन। तो बात वही है, इनको मानना ये था कि ब्राह्मण जो है आर्यों की संतान है और ये आर्य यहाँ के नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए हैं। और इन्होंने सदर्न लैंड्स को जीता और जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे यहाँ के, जो इंडिजीनियस द्राविडियंस है यहाँ के, द्राविड जो सभ्यता थी या द्राविडियन जो सभ्यता है यहाँ पर भारत की, वो मूल लोग यहाँ के माने जाते हैं। तो इन आर्यंस ने उनको सब्जुगेट किया, उनको डिफीट किया। और तो इस प्रकार से इन लोगों ने जो मूवमेंट चलाया, तो इन्होंने जो ब्राह्मणों की जो शक्ति थी या ब्राह्मण सत्ता है उसका भी विरोध करना स्टार्ट किया। तो इसी कड़ी में हम एक नाम देखते हैं, E.V. रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार। तो ये जो है इनको कहा जाता है, पेरियार भी कहा जाता है। ये मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्टार्टिंग में बहुत ही अपने जीवन के स्टार्टिंग में बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, एस्केटिक है। और इन्होंने बहुत सारे संस्कृत जो स्क्रिप्चर्स थी, संस्कृत की जो बुक्स थी, उनको इन्होंने स्टडी किया। बाद में क्या हो रहा है, बाद में इनको जो है थोड़ा सा बात ये हो गई कि कुछ चीजें ऐसी हुई कि इनको नाराजगी हो गई और ये इसके खिलाफ खड़े हो गए। इन्होंने ये बाद में कांग्रेस के मेंबर बन गए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1828 में होती है, 1885 में होती है। 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसके ये मेंबर बन गए। लेकिन बाद में उनको ये कांग्रेस छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि एक फीस्ट के दौरान एक भोज था, जीवने का कार्यक्रम था, तो वहां पर जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया कि लोअर कास्ट के लोग जो है वो अपर कास्ट के लोगों से उनको दूर बिठाया गया। तो इससे इनको काफी नाराजगी हुई और इन्होंने गुस्से में जो है कांग्रेस को छोड़ दिया। कन्विंस दैट, और इनको ये बात भी समझ में आ गई कि अनटचेबल्स को जो है अपने राइट्स के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए जो है लड़ना पड़ेगा। और इन्होंने जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया, आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने चलाया कि अब इन लोगों को अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथ ही इन्होंने इस बात पे भी जोर दिया, अनटचेबल्स को कहा कि ये सच में रियल हैं, ये ओरिजिनल तमिल और द्राविडियन कल्चर के लोग हैं। ये जो लो कास्ट के जो लोग हैं इंडिया में, भारत में, वो ही यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। और जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने इनको सब्जुगेट किया और उनको ये बात भी समझ में आएगी कि जो रिलीजियस ऑथोरिटीज है, जो धार्मिक लोग हैं, जो अपने आप को धार्मिक नेता समझते हैं, वो सोशल डिविजन्स और इनइक्वालिटी को स्प्रेड करते हैं और वो घोषित करते हैं कि भगवान के द्वारा स्थापित की हुई है। अनटचेबल्स हैव टू फ्री देमसेल्फ। तो पेरियार का मानना था कि अनटचेबल्स को अपने आप को इन सैकल्स से, ये कास्ट के सैकल से फ्री करना होगा फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वलिटी। और उनको इन सामाजिक जो धार्मिक अवधारणा है उनसे मुक्त होते हुए अपने आप को क्या करना पड़ेगा, मुक्त करते हुए सोशल इक्वलिटी की तरफ आगे बढ़ना होगा। इसके बाद पेरियार जो है वो बहुत ही हिंदू स्क्रिप्चर्स के भी आलोचक बन गए। क्योंकि पहले तो उन्होंने पढ़ा, लेकिन उन्होंने फिर इनकी आलोचना स्टार्ट करी। और खास करके जो मनु संहिता थी, कोड ऑफ मनु, उसका तो विशेष रूप से जो भारत में एंशिएंट लॉ गिवर माने जाते हैं, उसका खास करके इन्होंने विरोध किया। इन्होंने भगवत गीता और रामायण का भी विरोध किया, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं वे में करती है। तो he said that these texts, उनका ये मानना था कि ये जो हैं, ये बुक्स जो हैं ब्राह्मण्स की ऑथोरिटी को एस्टेब्लिश करती हैं लोअर कास्ट के लोगों पर, और फिर उनको डोमिनेट करने का, और साथ में ये पुरुषों की महिलाओं के ऊपर डोमिनेशन को भी सपोर्ट करती है। इसलिए वो इस बुक्स का आलोचक बने। उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि उनकी इन बातों का विरोध नहीं हुआ होगा। फोर्सफुल स्पीचेस, राइटिंग्स एंड मूवमेंट्स ऑफ लोअर कास्ट लीडर्स did lead to free thinking and some self-criticism among upper caste nationalist leaders। तो ये जब इतनी सारी बातें उस समाज में होने लगी, इतने सारे डिबेट्स होने लगे, तो ऐसा तो नहीं है कि इनके कोई नतीजे नहीं आए होंगे। पक्का इनके नतीजे आए, और वो नतीजे जो आए वो क्या थे कि बहुत सारी जो राइटिंग्स हुई, बहुत सारे मूवमेंट्स जो हैं लो कास्ट के लोगों के, लोअर कास्ट के जो लीडर्स थे उन्होंने चलाए, रीथिंकिंग हुई, और सम सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपर कास्ट के जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने खुद भी इन बातों को सोचना स्टार्ट किया
कि सोसाइटी में जो चल रहा है वो कितना उचित है कितना अनुचित है, उन बातों पे उन्होंने भी विचार करना स्टार्ट किया। बट फिर भी हिंदू जो ऑर्थोडॉक्सिकल सोसाइटी थी उन्होंने एक संस्था स्थापित करी, सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल नॉर्थ में, और एसोसिएशंस लाइक जो ब्राह्मण सभा, एक ब्राह्मण सभा बंगाल में एस्टेब्लिश हुई, और इन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो अपहोल्ड कास्ट के जो डिस्टिंक्शंस है वो बने रहने चाहिए हिंदुइज्म में, एंड शो हाउ दिस वाज सैंक्टिफाइड बाय द स्क्रिप्चर। और उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की कि ये किस तरीके से भारत के प्राचीन ग्रंथों में इनको सही बताया गया है। डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स ओवर कास्ट कंटिन्यूड कॉलोनियल पीरियड। ये जो कास्ट और जो कंटिन्यूड जो स्ट्रगल्स थे, डिबेट्स और स्ट्रगल्स कास्ट के ऊपर, वो कॉलोनियल पीरियड के बाद में भी चलते रहे और इवन ये आज भी चल रहे हैं। हम इनसे आज भी मुक्त नहीं हो पाए, ये बातें आज भी की जा रही हैं। पेरियार ने महिलाओं के बारे में क्या कहा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो पेरियार ने महिलाओं के बारे में लिखा है कि अराइवल ऑफ वर्ड्स सच एज थारा मुकुर्थम जैसे शब्द जब आए, और आवर वुमेन हैड बिकम पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ देयर हस्बैंड। तो ये महिलाएं हमारे यहाँ की जो थी वो अपने हस्बैंड्स के हाथों में पपेट्स के रूप में आ गई, या ऐसे फादर्स ने जिन्होंने अपनी बेटियों को, अपनी डॉटर्स को ये एडवाइज किया कि बेटा अब हम तुम्हें जो है अपने पति को गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। तो ये जो चीजें थी इन्होंने जो है उनकी महिलाओं की स्थिति को डिटेरियोरेट करने में, उसका पतन करने में भूमिकाएं निभाई। और ऐसे ही एसोसिएशन विद संस्कृत, तो ये हमारी संस्कृत के साथ जो एसोसिएशन है, अर्थात बहुत सारी बुक्स में ऐसा कुछ लिखा गया जिनके कारण ऐसा हुआ। आगे जो अपनी बुक बात कर रही है, आपका जो चैप्टर आगे बढ़ता है, तो अब वो बात कर रहा है कि ये जो इतने सारे मूवमेंट्स हुए, इनको बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस बने उन्होंने इनके बारे में बातें की, तो वो दिया हुआ है कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज है जिसकी हम बात कर चुके हैं। इसकी स्थापना 1828 में की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज, पहले इसका नाम ब्रह्म सभा, बाद में ब्रह्म समाज बन गया। इन्होंने किसी भी प्रकार की आइडोलेट्री अर्थात मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सैक्रिफाइस का जो सिस्टम था जो उपनिषदों में माना गया है, उनका विरोध किया। साथ ही इसके मेंबर्स ने जो है रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थी बहुत सारी, उनको भी क्रिटिसाइज किया। इसके अलावा इन्होंने रिलीजन में खास करके हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी में जो है इनके नेगेटिव पॉजिटिव डायमेंशंस की तरफ लोगों का ध्यान खींचा और धर्म में सुधार लाने की बात की। केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता हुए हैं। देरिजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट, तो देरिजियो ये एक यूरोपियन ही थे। हेनरी लुइस विवियन देरिजियो ये हिंदू कॉलेज कैलकाटा में लेक्चरर के टीचर थे, और 1820s में जो है इन्होंने जो रेडिकल आइडियाज, अपने जो चेंजिंग और रिफॉर्मेटिव जो रिफॉर्म लाने वाले जो आइडियाज थे उनको एनकरेज किया अपने पुपिल्स को कि वो ऑथोरिटी जो किसी भी प्रकार की कोई बात है तो उसके खिलाफ सोचे, बात करे, उनका विरोध करना सीखे। तो ये देरिजियो का मूवमेंट था। रेफर टू, और इनका जो मूवमेंट था उस मूवमेंट का नाम क्या दिया गया? यंग बंगाल मूवमेंट। इनके जो हेनरी विवियन देरिजियो का जो मूवमेंट था इसका नाम क्या रखा गया? यंग बंगाल मूवमेंट इसका नाम दिया गया। और इन्होंने जो है इनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत सारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स पे अटैक किया, उनको क्रिटिसाइज किया। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा की बात करी और साथ में इन्होंने जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन पे भी जोर दिया कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का राइट होना चाहिए। तो इस बात पर भी इन्होंने काफी जोर दिया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्हीं के नाम पे ये मिशन बनाया गया। और रामकृष्ण मिशन ने जो है साल्वेशन, तो इन्होंने कहा कि जो मुक्ति की बात हम करते हैं, मोक्ष प्राप्ति की जो बात करते हैं, साल्वेशन की जो बात करते हैं, वो केवल भक्ति पूजा पाठ से नहीं आएगी। उसके लिए हमें सामाजिक सेवा भी करनी पड़ेगी, सोशल सर्विस,
और सोसाइटी की सर्विस करते हुए सेल्फलेस एक्शन, हम निस्वार्थ रूप से जो भी सेवा करेंगे तो फिर हम साल्वेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद, जिनका जीवन काल रहा 1863 1863 टू 1902, उनका ओरिजिनल नेम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अपनी सिंपल टीचिंग्स को जो है श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ मिलान किया और मॉडर्न आउटलुक में सभी के बीच पूरी दुनिया में उनको प्रचारित किया। आफ्टर हियरिंग हिम इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस एट शिकागो, रिलीजियंस एट शिकागो इन 1893, ये आपको सबको पता है कि जो विश्व धर्म सभा हुई थी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जो कि शिकागो में 1893 में हुई, उसमें इनको सुनने के बाद, स्वामी विवेकानंद को सुनने के बाद, न्यूयॉर्क जो हेरोल्ड न्यूज़पेपर था उसमें जो बात लिखी थी वो बहुत ही गजब की बात थी और वो भारतीय समाज की, भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा था। उनमें लिखा था, वी फील हाउ फुलिश इट इज टू सेंड मिशनरीज टू दिस लर्नेड नेशन। चूंकि उस समय ब्रिटिशर्स का, यूरोपियंस का यहाँ पर रूल चल रहा था, तो ये लोग उस वेस्टर्न एरियाज में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये फैला रहे थे कि भारत के लोग जो हैं बहुत ही पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है, तो उन्हें हमें पढ़ाना है, मॉडर्न एजुकेशन देनी है। तो विवेकानंद को सुनने के बाद नेशनल हेराल्ड ने क्या कहा कि हम कितना मूर्ख हैं जो ऐसा सोचते हैं और मिशनरीज वहां भेजते हैं ऐसे लर्नेड देश को पढ़ाने के लिए। तो ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात थी। स्वामी विवेकानंद जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे, आधुनिक भारत की अगर हम बात करें, मॉडर्न टाइम्स की बात करें, तो जिन्होंने भारत की जो स्पिरिचुअल प्रीएमिनेंस थी, वेदांत फिलोसफी थी, जो भारत का वेदांत दर्शन था, उसको विश्व पटल पे, ग्लोबल लेवल पे एस्टेब्लिश करने वाले प्रथम व्यक्ति रहे। बट मिशन वाज नॉट सिंपली टू टॉक ऑफ रिलीजन। लेकिन अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करें, तो स्वामी विवेकानंद का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य केवल धर्म से संबंधित नहीं था। ही वाज एक्सट्रीमली पेन्ड एट द पॉवर्टी, कि भारत की जो गरीबी थी, भारत के लोगों के जो कष्ट थे, उनसे वो बहुत दुखी थे। ही फर्मली बिलीव्ड, उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि वो आम आदमी की जो है स्थिति को सुधार ना करे। इसीलिए उनका जो संघनाद था, उनका जो आह्वान था भारत को ऊपर उठाने का, उसमें उन्होंने यही कहा कि हमको रिलीजन के दायरे से बाहर निकल के समाज और राष्ट्र की सेवा की बात करनी पड़ेगी और उसके विकास और उत्थान की बात करनी पड़ेगी। इसी कॉल को भेजते हुए उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो नेशनलिज्म का रहा, राष्ट्रवाद उन्होंने सपोर्ट किया। उनका जो नेशनलिज्म था वो ये कहता है कि कंसेप्ट, वो एक संकीर्ण विचारधारा नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि हमें जो है मानव जाति का विकास करना होगा, राष्ट्र के विकास के साथ साथ पूरी जो है मानव जाति के विकास के लिए हमें उसी स्तर पे प्रयास करने होंगे। His exhortation to the youth was to unite the basis on the basis of a common spiritual heritage. उनका ये था कि युवाओं को जो है एक कॉमन स्पिरिचुअल जो हेरिटेज है उसके बेसिस पे यूनाइट करना होगा, एकता स्थापित करनी होगी। और इसी आह्वान में वो वास्तव में जो है वो कहते हैं, उनकी स्पिरिट है कि ये जो हम करेंगे यही भविष्य का जो है भारत बनेगा, भविष्य का ताकत बनेगी, शक्ति बनेगी। प्रार्थना समाज, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, आत्माराम पांडुरंग ने इनकी स्थापना की 1867 में बॉम्बे में। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था इस समाज का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो था कि कास्ट के रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जाना चाहिए, चाइल्ड मैरिज को एंड करना चाहिए, साथ ही महिला शिक्षा, विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, और जो विडो मैरिज पे जो बैन लगा हुआ था उस समय, उसको हटाने की बात भी इन्होंने की। इनकी जो रिलीजियस मीटिंग्स थी उसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सभी टेक्स्ट की बात करते थे ये लोग। वेद समाज की और बात यहाँ पर की गई है। ये मद्रास में, जो कि प्रेजेंट टाइम चेन्नई है, वहां पर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1864 में। और वेद समाज ने जो है ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर के काम कर रहा था। इन्होंने जो भी है कास्ट के जो डिस्टिंक्शन थे, जाति के जो भेदभाव थे, उनको खत्म करने की बात की। इन्होंने विडो मैरिज को सपोर्ट किया, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें इन्होंने की। इनके जो मेंबर्स थे उनका मानना था कि ईश्वर एक ही होता है। दे कंडेम द सुपरस्टिशंस एंड रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। जो रूढ़िवादी जो हिंदू धर्म थे या हिंदूवाद था, उसको इन्होंने आलोचना की, और भारत में जो अंधविश्वास प्रचलित थे उनकी भी आलोचना इन्होंने
की। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट क्या है? तो सैयद अहमद खान, कौन है ये? सैयद अहमद खान जो थे वो उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी 1875 में अलीगढ़ में। अलीगढ़ में किसकी स्थापना हुई? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने की? सैयद अहमद खान ने। और ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में जाकर इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम हो गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस इंस्टीट्यूशन ने जो है मॉडर्न एजुकेशन देने की बात की, वेस्टर्न साइंसेज को पढ़ाने की बात करी, खास करके मुस्लिम लोगों के लिए। अलीगढ़ मूवमेंट जो चला उनको जो है इनका एजुकेशनल रिफॉर्म्स के रूप में, ये सोशल से ज्यादा एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाने की बात करता है। एक और ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रहा है वो है सिंह सभा। तो सिंह सभा मूवमेंट का जो स्थापना हुई वो सिख लोगों के द्वारा सिख समाज में सुधार के लिए की गई। सिंह सभा जो स्थापित हुई वो अमृतसर में 1873 में हुई, बाद में लाहौर में 1879 में इसकी स्थापना की गई। और सभा का जो ये जो सभाएं थी इनका उद्देश्य क्या था कि जो सिख धर्म में जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस हैं, कास्ट डिस्टिंक्शंस हैं और जो अदर जो इविल प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं नॉन सिख, जो सिख धर्म से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको खत्म किया जाना चाहिए। इन्होंने सिख लोगों के बीच शिक्षा को प्रचारित करने की भी बात करी और जो मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सिख टीचिंग्स हैं, उनको भी स्प्रेड करने की या प्रमोट करने की बातें इन्होंने की। इन्होंने 1890 जो है सिंह सभा के द्वारा एक मूवमेंट जो था उन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर में 1892 में एस्टेब्लिश किया। वापस याद कर लें, खालसा सिंह सभा जो थी इन्होंने इसके द्वारा 1892 में अमृतसर जो पंजाब में पड़ता है वहां पर खालसा कॉलेज की स्थापना की। अब आपके चैप्टर जो हिस्ट्री की बुक है उस सब में एक चैप्टर के एंड में एल्सवेयर लिखा होता आता है। यहाँ एल्सवेयर से कनेक्शन ये है कि उस समय के समाज में कुछ घटनाएं ऐसी ही कहीं और भी हो रही हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए ये दिया जाता है। तो जैसे भारत में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था कास्ट बेसिस पे और जेंडर बेसिस पे, तो क्या ऐसा कहीं और भी हो रहा था? तो जी हाँ, ब्लैक स्लेव्स एंड व्हाइट प्लांटर्स, तो ये एक मूवमेंट अपने बात कर रहे थे। तो वो जैसा कि हमने कहा था कि ज्योतिराव फुले ने भी उसको, उन्होंने गुलामगिरी बुक में इसको मेंशन किया। तो ये अमेरिका में जो स्लेवरी थी, गुलामी की जो प्रथा चल रही थी, उसको विरोध किया गया, उसका डिस्क्रिमिनेशन है। What was this system of slavery? तो स्लेवरी सिस्टम क्या था एक्चुअली, इसकी बात की गई है। तो यूरोपियन जो एक्सप्लोरर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर्स में जाकर के नई नई कॉलोनीज एस्टेब्लिश की, उन एक्सप्लोरर्स ने और ट्रेडर्स ने वो अफ्रीका में जब उतरे 17th सेंचुरी में, जब वो अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने वहां पे ट्रेड स्लेव्स का ट्रेड स्टार्ट किया, अर्थात दासों को बेचने और खरीदने का ट्रेड उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये यूरोपियंस द्वारा किया गया था। तो ये क्या कर रहे थे, वहां से ब्लैक कलर जो अफ्रीकन ब्लैक अफ्रीकन थे उनको इन्होंने कैप्चर किया और उनको फिर कहां लेकर जा रहे थे, अमेरिका। और वहां पर जो व्हाइट प्लांटर्स थे, जो प्लांटेशन का काम कर रहे थे, उनको ले जाकर के बेचते थे और इन स्लेव से क्या करवाते थे, इनसे कॉटन और जो अदर प्लांटेशन थे जो सदर्न यूनाइटेड स्टेट में थे, उनसे इन स्लेव से वहां काम करवाया जाता था। इन प्लांटेशंस में इनको कई घंटों तक, बहुत सारे घंटों तक काम करना पड़ता था और खास करके मान लीजिए कि सुबह से लेकर रात तक इनसे काम करवाया जाता था। साथ में कई बार इनको इनएफिशिएंट वर्क का नाम लेके पनिश किया जाता, इनको विप किया जाता, अर्थात कोड़े मारे जाते, टॉर्चर किया जाता, ये सब काम इनके साथ हो रहे थे। बहुत सारे लोग जिनमें व्हाइट और ब्लैक थे, उन्होंने स्लेवरी सिस्टम का अपोज किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसको कि ये एबॉलिश होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। ऐसा करते हुए उन्होंने जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन की जो 1766 में हुई उस स्प्रिट को भी इन्वोक हुआ। तो ये जो अमेरिका का सिविल वॉर हुआ, वहां पर स्लेवरी को खत्म करने की बात हुई और इसी में आगे बढ़ करके जो अमेरिकन जो फ्रीडम मूवमेंट चला वो भी इसी का नतीजा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो है इसमें एक आह्वान देखते हैं, वो कहता है अपनी घोषणा को देखिए अमेरिकी लोगों, तुम अपनी घोषणा को देखो
डू यू अंडरस्टैंड योर ओन लैंग्वेज, क्या तुम अपनी भाषा खुद की जानते हो, समझते हो? इन हिज मूविंग गेटिसबर्ग एड्रेस अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो स्लेवरी के अगेंस्ट लड़े, जिन लोगों ने गुलामी के अगेंस्ट लड़े, had done so for the cause of democracy, तो उन्होंने जो डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए, प्रजातंत्र की स्थापना के लिए भी लड़ाई लड़ी है। He urged people to strive for racial equality, उन्होंने लोगों से आह्वान किया, अर्ज किया, अपील की कि आप जो है जातिगत जो समानता है उसके लिए प्रयास कीजिए। और अब्राहम लिंकन का ही कंसेप्ट था डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा ऐसा शासन होना चाहिए जो लोगों का हो, लोगों के द्वारा किया जाए और लोगों के लिए किया जाए। जब ये स्थापित होगा तो क्या होगा? शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ, ये व्यवस्थाएं फिर इस पृथ्वी से खत्म नहीं होगी, ये मानव जाति के विकास के लिए हमेशा बनी रहेगी। तो अब्राहम लिंकन ने इस चीज का पुरजोर समर्थन किया। तो दोस्तों ये था चैप्टर 8 जिसमें हमने बातें की कि इसमें हम बात कर रहे थे कि विमेन, कास्ट और रिफॉर्म्स, तो महिलाओं और जो जातिगत जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन भारतीय समाज में चल रहा था, उसमें धीरे धीरे करके किस तरीके से सुधार हुआ, किस तरीके से बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया और भारतीय समाज को उन्नति की तरफ आगे बढ़ाया। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।